से वापसी का सफर शुरू किया तो दिल में तमन्ना मचल उठी कि वापसी जगलोट स्कर्दू रोड के बजाय देवसाई से की जाए। सतपारा रोड के जरिए कुछ ही देर में सतपारा झील जा पहुंचे, जहां अब सतपारा डैम बन चुका है। इस मुकाम के बारे में मुकामी लोग मुख्तलिफ रवायात बयान करते हैं। कुछ का कहना है कि जब सूरज की किरणें सतपारा झील के पानी पर पड़ती हैं तो यूं महसूस होता है कि जैसे पानी में सैकड़ों टुकड़ियां चमक रही हों, जबकि कुछ का कहना है कि छोटे छोटे 7 गांव होने की वजह से ये मुकाम सतपारा कहलाता है। सतपारा झील से कुछ फासले पर सतपारा गांव पहुंचे तो मन में ख्वाहिश उभरी कि आलमी शोहरत याफ्ता कोपहमा अली सतपारा, जिन्होंने केटू की बुलंदी पर अपनी जान वार कर उसे एक नई पहचान दी, क्यों ना उनका आबाई घर देखा जाए। अली सतपारा का घर देखकर अंदाजा हुआ कि उन्होंने कितनी मेहनत मुशक्कत के बाद बुलंद पहाड़ों की तस्खीर के जरिए दुनिया में अपनी शनाख्त बनाई होगी। ये गांव, जिसे लैंड ऑफ हाईलैंडर्स कहना शायद ज्यादा मुनासिब होगा, कि रिहायशी चंद नौजवान पहाड़जादों से हमारी मुलाकात हो गई। बुलंद पहाड़ों का गुरूर तोड़ने वाले इन नौजवानों के पास जुर्रत और बहादुरी की एक से बढ़कर एक दास्तान थी। इन्हीं दास्तानों में से 8000 मीटर बुलंद ब्रॉड पीक पर मुहिमजोई के दौरान रेस्क्यू ऑपरेशन की एक नाकाबिले फरामोश कहानी हमारे मन को भा गई। मुहिम जोई के दौरान हमारे टीम मेंबर के साथ कुछ मसला हुआ तो हमें भी इसके साथ नीचे कैंप 1 उतरना पड़ा। अगले रोज कैंप 4 पर हादसे की इत्तला मिली कि एक दूसरे टीम मेंबर के साथ मसला हो गया है, आपको वापस ऊपर आना पड़ेगा। इत्तला मिलने पर मैं अपने टीम मेंबर और एक दूसरे पोर्टर के साथ कैंप 4 की तरफ रवाना हो गया। जब हम ऊपर पहुंचे तो पता चला कि एक कोह पैमा लड़की 60-70 फीट गहरी करवस में गिरी हुई है। 2 से 3 घंटे की मेहनत के बाद लड़की को निकाला तो उसने कहा, ऊपर देखो। ऊपर देखा तो अजीब कयामत का मंजर था। ऊपर बहुत से लोग थे, कोई पानी मांग रहा था और कोई भूख से नढाल था। किसी का हाथ फ्रॉस्ट बाइट से जल चुका था और किसी के पाँव जले हुए थे। हर कोई परेशान था। हमारे पास रस्सी, पानी और कुछ बिस्किट थे, वो हमने उन्हें दिए। जो लोग चल नहीं सकते थे उन्हें रस्सी से बांधकर उतारना शुरू कर दिया। वहाँ पे जो मेंबर थे, बाहरी लोग थे जो क्लाइम के लिए आए थे, हमारे मेज़बान जो लोग थे, पाकिस्तानी जो थे, सारे वो उस लड़की की वजह से वहाँ पे फंस गए। सारे लड़के, कोई 47 से 46 के दरमियान उधर लड़के थे। किसी को पानी मिला, किसी को नहीं, लेकिन हमने उन्हें बाहिफाजत नीचे उतारना शुरू कर दिया। इस दौरान बेस कैंप ने बताया कि मजीद 10 टीम मेंबर ऊपर फंसे हुए हैं। हमने उन्हें भी रेस्क्यू किया। तो मुराद सतपारा ने, हमारे सतपारा के लोग भी थे, उनके खातिर, वो क्लाइंट के खातिर अपनी समेट छोड़ के ऊपर निकल गए। बशीर हुशैक और मुराद सतपारा दोनों ऊपर निकल के रास्ते में जो बंदे आ रहे थे उनका नाम बताते हुए, ये बंदा इधर से नीचे उतरा है, ये बंदा इधर से नीचे उतरा है। ऊपर पहुंच के उसने बड़ी मुश्किल से उन 47 लोगों को रेस्क्यू करके नीचे कैंप 3 पहुंचा के सबको सेहत सलामत कैंप 3 पहुंचाया। जब हम 7500 से ऊपर जाते हैं तो हमारे हालात इस तरह नहीं रहते हैं जिस तरह कैंप 3 पे होता है या कैंप 2 या कैंप 1 पे होते हैं। वहाँ बहुत सारे मुश्किलात उठाने पड़ते हैं, हाथ पाँव जलने का ख़तरा है।
दूसरी बात, हमारे पास इतना फूड नहीं होता है, पानी हमारे पास इतना नहीं होता है। एक बार फिर बेस कैंप से इत्तला मिली कि कोरियन टीम मेंबर 7,200 मीटर करवस में गिरा हुआ है। हम इंसानी हमदर्दी और कौमी जज्बे के तहत इसकी तलाश के लिए रवाना हो गए। वो जिंदा और बेस कैंप से राब्ते में था, लेकिन हमें नहीं मिल रहा था। दूसरी तरफ वो मुसलसल बेस कैंप से मदद मांग रहा था। हम 2 से 3 घंटे तक उसे तलाश करते रहे, मगर वो नहीं मिला। इस दौरान अंधेरा भी हो गया था। हम बाकी 47 मेंबर्स को रेस्क्यू करके नीचे भिजवा चुके थे। एक तरफ ये पहाड़ों के नडर बेटे कीमती इंसानी जानों को बचाने के लिए अपनी जानें दांव पर लगाए हुए थे, तो दूसरी तरफ उनके घर वाले उनके बारे में परेशानी का शिकार थे, क्योंकि कई रोज से उनका अपने घर वालों से राब्ता नहीं हुआ था। फिर मोहम्मद ने उन सब को रेस्क्यू करके अगले दिन जब हम बेस कैंप में पहुंचे थे, ये इनसे हम आगे भी थे, जाते वक्त भी एक दिन हम आगे थे, तो इनके घर वालों के कॉल आने लगे, हमारा राबिता नहीं हो रहा है, आज तो 2 दिन हो गया, ना रात को उसको कॉल जा रही है, ना दिन को कॉल जा रही है, क्या मसले हैं। तो हम क्या कहते हैं। आबिद सतपारा भी हमसे राब्ते में थे और रेस्क्यू ऑपरेशन की कामयाबी के लिए कोऑर्डिनेशन कर रहे थे। उनके घर वाले बार बार मुझे कॉल कर रहे थे और कह रहे थे कि मुराद सतपारा से रब्ता नहीं हो रहा है, आप उनसे इंफॉर्मेशन ले लें। तो फिर मैंने उनकी इंफॉर्मेशन उनके घर वालों से इस तरह दिया कि वो सेहत सलामत है, वो कैंप 2 में बैठा हुआ है, तो वो खैर खैरियत से है। 7,900 पे रेस्क्यू करना कोई आसान बात नहीं है। उन्हें एनर्जी लूज होता है, ऊपर खाने को कुछ नहीं मिलता है, पानी नहीं मिलता है जगह पे। उस तरह रेस्क्यू करके मुराद सतपारा ने अपनी जान के साथ खेल के उनको नीचे उतारा सर। ये इंतहाई मुश्किल मिशन था। हमें अपने बच्चे भी याद आ रहे थे कि हमें कुछ हो गया तो इनका क्या होगा। फिर ये ख्याल आता कि हमारी तरह इन कोह पैमाओं के भी बच्चे होंगे। ये ख्याल भी आता था कि बहैसियत पाकिस्तानी उन्हें बचाना हमारा फ़र्ज़ है। ये सोच कर तय कर लिया कि हमारी जान जाती है तो जाए, लेकिन उन्हें बचाना है। अल्लाह का शुक्र है कि 7,900 मीटर बुलंदी पर 2 दिन के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद हमने उन्हें बचा लिया। कोई दर्द मुमल्ली को कोई रोग ना सुलो, हाई पोड़ो रे कोई ना सुलो। आई भाई पाकिस्तानी दू असलस मोहब्बत है पहाड़ उसना नहीं। अरे मुँह फकर देखते मोहल्लस तो सुबह होते ही हमने रखते सफर बांधा और देवसाई की तरफ चल पड़े। कुछ ही दूरी पर वो चेक पोस्ट आ गई, जिसे अबूर करते ही देवसाई की हद शुरू हो जाती है। सतपारा गांव में रात गुजारने के बाद हमारी रवानगी है देवसाई के लिए। इस वक्त हम देवसाई नेशनल पार्क की चेक पोस्ट पर मौजूद हैं, जहां पर देवसाई में एंट्री के लिए फीस अदा करनी पड़ती है। अगर आप गिलगित बल्तिस्तान के मुकामी हैं तो आपको 40 रुपये अदा करने पड़ेंगे। अगर आप मुल्क के दीगर हिस्सों से ताल्लुक़ रखते हैं तो आपके लिए एंट्री फीस 300 रुपये है, और अगर कोई फॉरेनर यहाँ आता है तो उसको $20 पर हेड अदा करने पड़ेंगे देवसाई नेशनल पार्क में एंट्री के लिए। हमारा सफ़र जारी रहेगा, रास्ते के खूबसूरत मनाजिर भी हम आपको दिखाते रहेंगे। हमारे साथ रहिए। अब हम देवसाई में दाखिल हो चुके हैं। वही देवसाई जो देवमालाई कहानियों और नायाब जंगली हयात की वजह से शोहरत रखता है, जहां बेशकीमत जड़ी बूटियां आम उगती हैं। चलते चलते हम देवसाई की अली मलिक टॉप पर पहुंच गए। यहाँ से एक रास्ता शेंगू शिगर की तरफ जाता है। देवसाई का ये हिस्सा अब तक सयाहों की बड़ी तादाद की आंखों से ओझल है। अक्सरियत देवसाई में बड़ा पानी, काला पानी और श्योसर झील देखकर चली जाती है। हम चूंकि बल्तिस्तान की सियाहत के बाद घर वापसी के सफर पर थे,
इसलिए हमने भी शिंगू शिंगर की जियारत आइंदा किसी टूर पर छोड़ते हुए देवसाई के आम रूट पर सफर को तरजीह दी। Deosai, the land of giants, the land of wildlife, the land of herbal medicine. हम देवसाई पहुंचे हैं। देवसाई बहुत खूबसूरत है, इंतहाई सरसब्ज, लश ग्रीन। दूर दूर तक देखें तो आपको सब्ज कारपेट बिछा नज़र आता है। यहाँ के फूल दीगर इलाकों के फूलों से मुख्तलिफ हैं। यहाँ पर बेशुमार मेडिसिनल प्लांट्स हैं। यहाँ पर वाइल्ड लाइफ है, जिनमें स्नो लेपर्ड, ब्राउन बियर, वुल्फ और आइबेक्स, मॉर्मट, ये तमाम की तमाम चीज़ें शामिल हैं। तो देवसाई बहुत खूबसूरत है। अभी देवसाई के रंग हमने भी एक्सप्लोर करने हैं, आपको भी दिखाएंगे। आपको बड़ा पानी लेकर जाएंगे, आपको काला पानी दिखाएंगे, श्योसर लेक भी हम जाएंगे और फिर चिलम से हम एग्जिट करेंगे। बड़ा पानी से पानी के बहाव के साथ साथ सफर करें तो चंद किलोमीटर के फासले पर कोर जोन शुरू हो जाता है, जो खास तौर पर जंगली हयात की आमाजगाह है। कोर जोन में दाखिला महकमा वाइल्ड लाइफ की इजाजत के बगैर मुमकिन नहीं। इसी सिमत में निस्बतन दाएं तरफ दिखाई देने वाले पहाड़ों में से एक वुल्फ पीक के नाम से मारूफ है। देवसाई में इस मुकाम को सुरमई भेड़िए का मस्कन कहा जाता है। देवसाई नायाब जंगली हयात का मस्कन है, जिनमें भूरा रीछ, बर्फानी चीता, मारखोर या आइबेक्स और सुरमई भेड़िया शामिल हैं। ये नायाब जंगली हयात जो पहले मादूमियत के खदशात से दोचार थी, अब निस्बतन तसल्ली बख्श अंदाज में बढ़ने लगी है। ब्राउन बियर कितना है? 85 जी। ये तो तादाद बढ़ी है इसकी। बहुत बढ़िया ना सर। ये जब 1993 में ये पार्क नेशनल पार्क बना था, हाँ। उस वक्त 17 थे। 17, अब 85 हो गए। 85 स्नो लेपर्ड तो बहुत मुश्किल होता होगा, उसकी काउंटिंग हो सकती है किसी तरीके से? मुश्किल है क्योंकि वो ऊंचाई पे होता है। हाँ। देवसाई दुनिया भर में मुनफरिद मुकाम है। ऐसा मुनफरिद मुकाम जिसका नैमुल बदल शायद दुनिया भर में नहीं, लेकिन हम इस मुकाम की माहौलियाती अहमियत से नावाकिफ हैं और इसे महफूज रखने में अपना इनफरादी किरदार अदा नहीं कर रहे। देवसाई के मुख्तलिफ मुकामात पर गंदगी फैलने लगी है और इसके जिम्मेदार यहाँ की सेहत के लिए आने वाले लोग हैं, जो यहाँ प्लास्टिक बैग समेत ऐसी गंदगी छोड़ जाते हैं जो जंगली हयात के लिए जानलेवा है। देवसाई नेशनल पार्क बहुत खूबसूरत जगह है, इतनी खूबसूरत कि अल्फाज में समोई नहीं जा सकती। लेकिन यहाँ पर एक मसला है, एक प्रॉब्लम है, जो कि हम टूरिस्ट लोगों का क्रिएट किया हुआ है, और वो ये है कि हम जगह जगह गंदगी फेंक देते हैं। देवसाई नेशनल पार्क कोई आम जगह नहीं है कि जहाँ पर सफाई हो सकेगी। इस सफाई का ख्याल हमें खुद रखना है। बड़ा अफसोस हुआ ये देखकर कि जो टूरिस्ट आते हैं वो अपना गन गाड़ियों से बाहर फेंक देते हैं, कैंपिंग साइट पर फेंक देते हैं। मोहसिन अली हमारे साथ हैं, जो कि यहाँ टेंट सिटी के केयर टेकर है। मोहसिन से बात करेंगे और पूछेंगे कि वो इस जगह को साफ रखने के लिए क्या इकदाम कर रहे हैं। मोहसिन, बहुत ज्यादा गंदगी है इधर, तो लोग आ रहे हैं, गंद खिलाते जा रहे हैं, ये तो जगह खराब हो जाएगी। आप क्या करते हैं इसको साफ रखने के लिए? सबसे पहले तो आप पीटीवी की टीम को मैं सबसे पहले देवसाई शतुमला में खुशामदीद कहूँगा सर। उसके बाद दूसरा मसला ये सर, हमारे यहाँ पे आप देख रहे हैं सर, यहाँ पे मैंने डस्टबिन का इंतजाम किया हुआ है। 4-5 डस्टबिन मैंने यहाँ पे लोगों के लिए डस्ट फेंकने के लिए रखे हुए हैं। लेकिन हमारे लोग आते हैं और कचरे को डस्टबिन में नहीं फेंकते, ओपन एयर फेंक देते हैं, जो हवा उड़ा के कहीं से कहीं लेके जाता है, जिससे हमारे यहाँ का पूरा देवसाई का जो माहौल है, खूबसूरत जो कुदरती नेचुरल ब्यूटी है, उसको बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है। और यहाँ पे दूसरा मसला जो आ रहा है, यहाँ पे गवर्नमेंट डस्टबिन आप देख रहे हैं, यहाँ पे हम लोग हर हफ्ते में इस चीज़ को बढ़ जाइए, डस्टबिन बढ़ जाते हैं, लेकिन इनको पिक करने वाला जो हर हफ्ते एक निज़ाम होना चाहिए वेस्ट मैनेजमेंट का, कि वो हर हफ्ते यहाँ पे अपने व्हीकल्स को भेजें और यहाँ से कम उठाएं। यहाँ पे जो एरिया है, कैंपिंग साइट्स हैं या दूसरे एरिया से, इधर से उठाना हमारा काम है, हम उसको वहाँ पे पहुँचाते हैं। और लोगों को भी ज़रूरत है कि जो टूरिस्ट यहाँ पे तशरीफ लाते हैं, उनसे हमारी दिल्ली गुजारिश है कि ये खूबसूरत खित्ता हमारे पूरे गिलगित बल्तिस्तान, पूरे पाकिस्तान का एक सरमाया है, तो इसको कचरा होने से बचाएं। ये आप सब की, हम सब की जिम्मेदारी है, तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मोहसिन की बात आपने सुन ली, मोहसिन के अल्फाज में जो शिकवा है वो भी आपने सुन लिया कि ये प्रॉब्लम हमारा क्रिएट करता है। अगर हमने देवसाई को भी डंपिंग स्टेशन बनाना है तो फिर क्या फायदा?
शहरों में हमने बना दी है वही काफी है। देवसाई तो नेशनल पार्क एरिया है, इसको हमें साफ सुथरा रखना चाहिए, इसको प्रिजर्व करना चाहिए, क्योंकि दुनिया आती है इसको देखने के लिए, लेकिन अफसोस हम इसे खुद खराब कर रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान टूरिस्ट पुलिस भी सियाहों की तरफ से फैलाई गई गंदगी पर शिकवा कुना नजर आती है। ये खूबसूरत इलाका बेहतरीन और बहुत खूबसूरत ग्रीनरी है, इनको ख़राब न करें और इनको ख़राब होने के लिए ये जो पापड़ के कचरे होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के बिस्किट्स खाते हैं, उनको डस्टबिन में डाला जाए, बाहर बेतरतीब न फैलाया जाए। देवसाई में सियाहों की रहनुमाई के लिए टूरिस्ट पुलिस सियाहती सीजन के दौरान 24 घंटे मौजूद रहती है। ये बहुत फ्रेंडली पुलिस है जो इस दुश्वार गुजार मुकाम पर बतौर मददगार हर वक्त तैयार रहते हैं। मुल्की व गैर मुल्की सयाह यहाँ आते हैं तो हम उनके पास कोई मसला मसाइल हो, टायर पंचर हो या इंजरी हो या कोई फैमिली वहाँ पे कहीं कीचड़ में फंसे हुए हो मौसम ख़राबी की वजह से, उनके लिए हम फौरी तौर पे रेस्क्यू करके निकाल लेते हैं और हेल्प करते हैं। देवसाई के मौसम का कोई एतबार नहीं, चमकती धूप किसी भी वक्त आंधी और तूफान में बदल सकती है। जरूरी है कि यहाँ सफर के दौरान ट्रेवल एडवाइजरी पर अमल किया जाए। अक्सर व बेशतर यहाँ मौसम ख़राब रह जाते हैं और बारिश होती है तो कीचड़ बन जाते हैं, उस कीचड़ में फंस जाते हैं और टायर पंचर हो जाती हैं, किसी की कोई शाक टूट जाते हैं, ये मसाइल होते हैं। इनके लिए थोड़ा सा स्पेयर पार्ट्स या स्टेमनी टायर एक्स्ट्रा लेके आए तो बेहतर रहेगा। बड़ा पानी से श्योसर झील की तरफ सफर करें तो छोटी छोटी पहाड़ी चोटियां नजर आती हैं। उनमें से एक निस्बतन बुलंद चोटी शमोस पीक कहलाती है। यहाँ देवसाई की बुलंदी तकरीबन 14,000 फुट तक जा पहुँचती है। शमोस पीक के दामन से गुजरने के बाद काला पानी के मुकाम से कुछ पहले ट्रैक के दाएं और बाएं जानिब पत्थरों की छोटी छोटी ढेरियां दिखाई देती हैं। सियाहों की अक्सरियत इन्हें नजरअंदाज करके गुजर जाती है। हालांकि बज़ाहिर मामूली दिखाई देने वाले ये पत्थर दौरे कदीम की एक अहम यादगार हैं। कहते हैं कई सौ साल पहले जब बल्ती हुक्मरान अली शेर खान अंचन चतराल पर हमले के लिए रवाना हुआ तो इस मुकाम पर अपने लश्कर की कुल तादाद जानने के लिए हुक्म जारी किया कि लश्कर का हर फर्द एक एक पत्थर इस मुकाम पर फेंकेगा। यही फार्मूला तस्खीर चित्राल के बाद वापसी पर दोबारा इसी मुकाम पर दोहराया गया। तब से ये पत्थरों की ढेरियां यहाँ मौजूद हैं। अली शेर खान अंचन अपनी फौजों के साथ गए चित्राल फतह करने या वापस आए तो हर सिपाही ने एक एक पत्थर फेंका। वो शमस को टाप है एक जगह पे, तो आपको वहाँ पत्थरों की दो ढेरियाँ नज़र आएंगी, एक जाते हुए और एक आते हुए सिपाहियों की तादाद के मुताबिक। तो वापसी की ढेरी ज़रा बड़ी लगती है कि हो सकता है उसमें वो कैदियों ने भी एक एक पत्थर फेंका। देवसाई में काला पानी के मुकाम पर भी कैंपिंग साइट मौजूद है जहां शब बसरी की जा सकती है। काला पानी का मुकाम तिब्बी एतबार से अहमियत की हामिल जड़ी बूटियों की वजह से शोहरत रखता है। कुदरती चश्मों से बनने वाली श्योसर झील देवसाई के हुस्न को मजीद निखारती है। नीलगू आसमां के नीचे इस झील का रंग भी नीला ही दिखाई देता है, लेकिन मौसम के साथ साथ ये झील रंग बदल लेती है। सर्दियों में तो मुकम्मल मुंजमद हो जाती है। मौसम साफ हो तो यहाँ से भी नांगा पर्वत का दीदार किया जा सकता है। यह है देवसाई के माथे का झूमर श्योसर लेक। यहाँ देसी ट्राउट, हिमालयन ट्राउट और ट्राउट मछली मिलती है। ये मीठे पानी की झील है, बेसिकली चश्मों से बनती है और इसके ना पानी आने का पता चलता है कि पानी कहाँ से आ रहा है और ना इसके आउटफ्लो का पता चलता है कि पानी जा कहाँ रहा है। इसी झील में से पानी निकलता है और इसी झील से इसका अखराज होता है, लेकिन इसका लेवल जो है वो मेंटेन रहता है। और इसको श्योसर क्यों कहते हैं? श्योसर शीना ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है काली झील। काली झील इसको इसीलिए कहते हैं कि इसके पानी के आने और जाने का पता नहीं चलता। लेकिन बहरहाल ये इंतहाई खूबसूरत स्पॉट है। इधर हर वक्त हवा चलती रहती है, पानी इस तरह ठाठे मारता है जिस तरह समुंदर बेकरार हो रहा हो। बहुत खूबसूरत जगह है।
श्योसर झील के बाद चंद किलोमीटर की मुसाफत पर चिलम के मुकाम पर देवसाई की हद खत्म हो जाती है। चिलम से एक रास्ता मिनीमर्ग और दूसरा अस्तोर शहर की तरफ जाता है। हमने अपना सफर अस्तोर शहर की तरफ जारी रखा। आई लव अस्तोर। हम पहुंच गए हैं अस्तोर। गुज़श्ता एक साथ में हमने आपको स्कर्दू और देवसाई के हसीन मनाजिर दिखाए थे, वो कहानियां सुनाई जो आपने इससे पहले कभी नहीं सुनी थी। रात गए हम अस्तोर पहुंचे हैं। आज हम आपको अस्तोर के नज़ारे कराएंगे, आपको दिखाएंगे अस्तोर कैसा है। तो लेट्स एक्सप्लोर अस्तोर। गिलगित रेंज का जिला अस्तोर नाकाबिले मिसाल कुदरती खूबसूरती का हामिल है, लेकिन इस बार हमारा इरादा अस्तोर की वादी रामा जाने का है। किसी जमाने में इस इलाके में रामा नाम का कोई गवर्नर गुजरा है। उसने अपने नाम पर इस जगह का नाम रामा रखा है। उसके बाद ये मकाम रामा के नाम से मशहूर हुआ। वादी रामा से नीचे वाले गांव का नाम चोंगरा है। इसकी आबादी 11-1200 के लगभग है। रामा झील और इसके इतराफ का इलाका बुनियादी तौर पर यहाँ के लोगों के माल मवेशियों की कदीम चरागाह है, लेकिन अब ये एक पुरफजा सियाती मुकाम भी बन चुका है। यहाँ भी ऐसी कहानियाँ आम हैं जिन पर यकीन करने के लिए अकल नहीं मानती, लेकिन ये कहानियाँ यहाँ सीना बसीना चलती हैं। झील रामा में आगे जाकर एक झील है जिसको मकामी जबान में सर कहते हैं। वहाँ मकामी लोग अपने माल मवेशी लेकर जाते हैं और खज़ां तक वहाँ रहते हैं। हमारे आबाओ अजदाद बताते थे कि पहले झील में सुबह और शाम के वक्त बर्तन आपस में टकराने जैसी आवाज़ें सुनाई देती थी। इससे आगे एक और झील है जिसको परी झील कहते हैं। 20-22 साल कबल एक लड़की इस झील के पास से गायब हो गई। काफ़ी कोशिश की, नहीं मिली। आखिर में एक आमिल ने कोई अमल करके कहा कि कल तक मिलेगी। दूसरे दिन वो लड़की मिल गई और अब उसकी 7-8 औलाद है। ये आप परी लेक एक मलक गायब भी। सियाती सीजन में यहाँ सयाह बड़ी तादाद में आते हैं और यहाँ का हुस्न देखकर शशो पंज में पड़ जाते हैं कि स्विट्जरलैंड ज्यादा खूबसूरत है या वादी रामा। आने अंग्रेज वो तो तुम लैपटॉप दरो खा लेना खले टके ना। रामा एक खूबसूरत तरीन तफरीही मकाम है। यहाँ गैर मुल्की सयाह जब आते हैं तो वो अपना लैपटॉप खोलकर देखते हुए कहते हैं कि स्विट्जरलैंड ज्यादा खूबसूरत है या ये जगह। फिर वो खुद कहते हैं कि रामा ज्यादा खूबसूरत है क्योंकि यहाँ ग्लेशियर्स, नागा पर्वत की चोटी, चश्मे हैं, झीलें हैं, जंगलात हैं और पूरा इलाका हमवार है। रजनी मुताबिक स्विट्जरलैंड तो बेचना। रामा झील तक जाने के लिए जीप ट्रैक मौजूद है, लेकिन आखिरी चंद फरलांग का सफर पैदल ही करना पड़ता है। आसमान पर बादल ना हो तो यहाँ से रामा झील के साथ साथ नागा पर्वत समेत बुलंद बर्फपोश पहाड़ों और ग्लेशियर्स का नजारा किया जा सकता है। रामा बहुत खूबसूरत मुकाम है और इस झील की तो क्या ही बात है। इस झील के साथ साथ जो बर्फपोश पहाड़ है वो इसकी खूबसूरती में बहुत इजाफा करते हैं और यहाँ की जो फ्रेश एयर है उसके तो क्या ही कहने। ऐसा लगता है कि बॉडी बिल्कुल फ्रेश हो गई हो। यहाँ एक और ख़ास बात भी है, यहाँ से नागा पर्वत का दीदार भी होता है जिसे नागा पर्वत का रामा फेस कहते हैं। यहाँ आकर तबीयत फ्रेश सी हो जाती है। आप भी यहाँ आएँ, यहाँ आकर रहें, आपको पता चलेगा कि ये कितना खूबसूरत मुकाम है, कितना रिफ्रेशिंग पॉइंट है, बहुत ही खूबसूरत। झील पर हमारी मौजूदगी के दौरान मौसम अबर आलूद रहा, हल्की बारिश भी होती रही। बादलों की वजह से नागा पर्वत के इस रुख का दीदार बज़ाहिर मुमकिन नजर नहीं आता, इसलिए हमने वापसी का इरादा कर लिया। लेकिन शायद बादलों को भी हमारी वापसी का ही इंतजार था, क्योंकि अचानक आसमान पर बादल मचलने लगे हैं और उन्होंने हरकत शुरू कर दी है। बादलों की हलचल के दौरान वापसी के सफर में बार बार नागा पर्वत के दीदार की ख्वाहिश मचलती रही और जब हम रामा पोलो ग्राउंड पहुंचे तो हमारे और नागा पर्वत की चोटी के दरमियान हायल बादल छट गए।
नांगा पर्वत का सहर अंगेज नजारा देखने के साथ ही हमारा वादी रामा आने का मकसद पूरा हो गया। ये सरशारी वापसी के सफर को खुशगवार बनाने के लिए काफी है, क्योंकि दिलकश वादियों से वापसी का सफर हमेशा कुछ दुश्वार सा होता है। लेकिन अगर कोई ऐसी खूबसूरत याद जहन में ताजा रहे तो वापसी का सफर भी आसान हो जाता है। पहचान पाकिस्तान की बल्तिस्तान सीरीज अपने अख्ताम को पहुंची। हमारी कोशिश रही कि इस सीरीज के दौरान आपको बल्तिस्तान के खूबसूरत तरीन मुकामात की सैर करवाई जाए, आपको दिखाया जाए कि यहाँ का कल्चर कैसा है, यहाँ के लोग किन कहानियों पर यकीन रखते हैं, ऐसी कहानियाँ जो इससे पहले आपने नहीं सुनी थी। इस सफ़र के दौरान हमने बल्तिस्तान में बहुत ज़्यादा मोहब्बतें और प्यार समेटा। हमारी कोशिश होगी कि आइंदा प्रोग्राम्स में आपको पाकिस्तान के मज़ीद ऐसे इलाके दिखाएं जो कि पहचान है पाकिस्तान की।